राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। साथ में जुड़ गए हैं नन्हे पहलवान और रुचि शुक्ला जी लखनऊ से जुड़ी हैं। राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम। वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव का ठेला लगा के पूरे इंडिया में जो है सोशल मीडिया पे फेमस हो गई। फिर पता नहीं किससे क्या हुआ, वो उनको मैं ऐसे दो कौड़ी के सोशल मीडिया सेंसेशंस को मैं कतई न फॉलो करता हूं न भाव देता हूं, परंतु फिर उनका पता नहीं किससे क्या ब्रेकअप हुआ, किससे तलाक हुआ, किससे शादी हुई, ये सब मुझे पता नहीं है। पर कुछ वो ऐसा करती रही, उसने फ्रेंचाइजी बांट दी वड़ा पाव की, क्या किया। एक वो एमबीए चाय वाला भी आया था, वो भी ऐसे ही फ्रॉड था। खैर, अब वड़ा पाव गर्ल ने एक ही किसी पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल के यहाँ इंटरव्यू दिया है। मुझे अगर बच्चा पालने के लिए किसी के नीचे सोना भी पड़ेगा तो मैं सो जाऊंगी। और जब वो ये बोल रही थी तो एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों पॉडकास्ट जो कर रहे थे, वो कर रहे थे कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा त्याग करेगी ये महिला। मां है ये, मां, मां कुछ भी कर सकती है। ये बोल क्या रही थी क्या? अच्छा, हमारे समाज में ये औरत, आज लाखों करोड़ों सिंगल मदर्स हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, अपने परिवार पाल रही हैं, मेहनत करके पाल रही हैं। क्या मैसेज दे रही है ये? मतलब कि एक सोना ही एकमात्र संघर्ष का वो रह गया है। रुचि जी, क्या, व्हाट इज द मैसेजिंग, व्हाट इज द डिजाइन बिहाइंड दिस, ये जो सोच जी है? सर, मैंने ना वो ब्रीफली थोड़ा सा मैंने देखा था, खाली उसका एक वो कुछ आया था स्नैप कि उसमें वो कह रही थी पॉडकास्टर से कि मेरे को जरूरत पड़ी तो मुझे किसी के साथ सोना पड़ा तो मैं सो भी जाऊंगी अपने बच्चों के लिए। देखिए, किसी के साथ सोना और बच्चों के लिए सोना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार, वो पहली महिला नहीं है कि जो सिंगल मदर होते हुए अपने बच्चों को पालना चाहे, और खासकर उस स्थिति में जब वो कहती हैं कि वो फाइनेंशियली समर्थ भी है, वो वड़ा पाव गर्ल है, वड़ा पाव बेच के उनकी कमाई का जरिया भी है। ऐसा भी नहीं कि वो कमाई नहीं करती है, कमाई का जरिया भी है उनके पास। और आई एम श्योर अगर मेहनत करें और अपने फील्ड में लगी रहे तो उनको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और बड़े होने के बाद उन्हीं के वो बच्चे जिनके बारे में बात करिए उनकी इज्जत भी करेंगे, और समाज में एक मिसाल भी बन सकती है वो, उसकी पॉजिटिव साइड है। लेकिन क्या है ना, आजकल ये सेंसेशनलिज्म का जमाना है। इसमें क्या होता है कि जो चीज अच्छे काम से आपको कोई नहीं जानता इस दुनिया में, एक बुरा काम कर दीजिए, एक गलत स्टेटमेंट दे दीजिए, आप सारी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। तो ये बात तो पक्का है कि जो बात कही है, और ये सब चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। जो पॉडकास्ट कर रहा है या उनके पीछे जिस तरह के लोग हैं, सुना है वो थोड़ा बिग बॉस वगैरह में, तो आजकल ऐसे लोगों को मतलब सेलिब्रिटी बना देने का एक तरीका हो गया, और इसके पीछे एक माइंडसेट है, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है। तो अब हो सकता है देखिए, बच्चे तो वो प्रोस्टिट्यूट्स या जो बेचारी महिलाएं जो अपना देह व्यापार करके वो भी बच्चे पालती ही हैं। ऐसे रेड लाइट एरिया में भी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, और बहुत सारे उनका क्या हश्र होता है हम जानते हैं, पता नहीं कितने लोग उनमें से क्या बनते हैं। पर मजबूरी होती तो कुछ माएं ऐसा करती हैं क्योंकि उनके पास और कोई कमाई का साधन नहीं है। लेकिन जब ये सेलिब्रिटी है और जब ये ऑलरेडी फाइनेंशियली इतनी डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको शायद वो करने की जरूरत ना पड़े। एक हमारे एक अभिनेत्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भोजपुरी फिल्मों से आई थी। उन्होंने तीसरी बार शादी करी है, और उन्होंने ये बात तो नहीं कही, पर उन्होंने ये जरूर कहती कि मुझे जो है बच्चे पालने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी वो, क्योंकि मैं, भाई आपने पहली बार शादी करी, वो लव मैरिज करी, दूसरी बार शादी करी, वो लव मैरिज करी, तीसरी बार भी शादी करी, वो भी अपने पसंद। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अभी भी उनको भी अपने बच्चे पालने के लिए ये कहना पड़ा कि मैं मेरे बच्चों के लिए मैंने सारा त्याग कर। आप त्याग तो कर नहीं रही हैं, आप तीन तीन बार शादी करी, मतलब आप श्योर नहीं हो पा रही हैं कि कौन सा ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे बच्चे पालने में मुझे मदद करेगा। अदर देन दैट मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मदर के बहुत सारी कलीग्स ऐसी रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहे कि मैंने देखा उन सिंगल मदर्स ने अपने बच्चों को पाला है, नौकरी करते हुए, काम करते हुए, मेहनत करते हुए। मजबूरियां तो उनकी भी रही होंगी।
लेकिन खुले आके उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चों के लिए ये भी करने को तैयार। आप मत कहिए ना, अगर आपको कोई ऐसा मजबूर करता कि आपके सामने वो स्थिति आती जीवन में, तब आप खुल के कहती कि देखो मुझे बच्चे पालने के लिए, ये करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। वो तो पहले ही कह रही है इस बात को कि मैं करूंगी। अरे आप करिए, सरेआम करिए, फिर बताए बच्चों का नाम थोपने की क्या जरूरत है उसके अंदर। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, नन्हे पहलवान भी हैं चर्चा में, इनको भी शामिल करूंगा। इनामुद्दीन की बीवी गुड़िया एम्बुलेंस में जो है 17वां बच्चा जन्म दी। इनामुद्दीन के 17 बच्चे पल रहे हैं ना। ये बच्चा पालना जो टर्म है भाई, हम भी 4 भाई बहन थे, हम भी पले हैं, आप भी पली हैं, आपने भी बच्चे पाले हैं, मैंने भी पाले हैं। ये एक तो बच्चा पालना टर्म को डिफाइन करने की जरूरत है कि ये आजकल की जो हमारी हिंदू मिडिल क्लास, जो मैं स्पेशली नाम ले रहा हूं, ये हिंदू मिडिल क्लास ने बच्चा पालने को इतना बड़ा हवा क्यों बनाया है? बच्चा एक पैदा करेंगे, क्यों क्यों? अरे कौन पालेगा? तो मुझे आज तक समझ नहीं पाया कि बच्चा आखिर पालते कैसे हैं। हाँ नन्हे पहलवान। ये इस सवाल का जवाब मेरी पीढ़ी मैं दूंगा। देखिए, हम लोग का बचपन तो बीता महापुर में। भाई घर में दादा दादी, आप, मम्मी, बड़ी मम्मी और बड़े पिताजी, 6 बड़े बुजुर्ग थे। फिर सुजाता आंटी, लालजी ड्राइवर, साधु, वनवासी और ऐसे 3 4 5 हेल्पर्स थे। उसके बाद 50-52 लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली थी, जिसमें मेरी उम्र और मुझसे बड़े कम से कम हम 16 17 18 भाई बहन थे। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि हम पल कैसे गए। मैं सच बता रहा हूं, हम लोग को खुद समझ नहीं आया। अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे याद है रुचि जी, मैं होऊंगा 7-8 साल का, तो दादाजी, उनसे बड़े दादाजी, 7-8 बड़े पिताजी, चाचा जी और 8-9 बड़ी बहनें, 8-9 बड़े भाई। दिन भर फुटबॉल जैसे पिटता है ना, हम लोग वैसे पिटते थे दिन भर। हम 5-6 भाई थे हमारी एज के, दिन भर पिटते थे और इतना पिटते थे, पता लगा भौजी भी पीट दी, भैया भी पीटे, अभी दादाजी पीट के भेजे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, कौन किसके यहाँ है, कहाँ खा, बंटवारा हो चुका था। 85-84 में बंटवारा हो चुका था दादाजी लोग के बीच में, लेकिन कौन किसके, अम्मा का बनल ए रोटी भुजिया है, दादू रोटी जल्दी से, कौन कहाँ खा लिया, क्या खा लिया, 3 जगह खा लिया, पता ही नहीं था। हम तो ऐसे पल गए। हमारे बाद की गंवई जनरेशन फिर भी हमारे जितना नहीं, लेकिन हमसे 50% ऐसे ही वो भी पल रही है। जो दिख गया, जैसे मेरे घर में कई सारे भतीजे भतीजियां हैं, बेचारे छोटे हैं, इसको भी 2 रोटी है, चल हमारे संग बैठ के खो, तो ऐसे पल जाते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ शहरी मिडिल क्लास के साथ। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा और मेरा 1.5 BHK का फ्लैट। आप वर्किंग हैं, हो सकता है कि आपकी वाइफ भी वर्किंग हो, तो आप अपना बच्चा किसके भरोसे पालोगे? जब आपके पास 1.5 BHK इंदिरापुरम और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा गौर सिटी में है, माँ बाप आपके गांव में रहते हैं, बनारस और लखनऊ और गाजीपुर और देवरिया, आखिर आपका बच्चा फिर किसी मेड के भरोसे पलेगा, और वो मेड उसको क्या प्यार और क्या संस्कार देगी? अर्बन लाइफ के चक्कर में जितना आज दुराचार, जितना शोषण आज बच्चों का हो रहा है, उतना तो किसी का नहीं हुआ है, और सिर्फ हिंदुओं में हो रहा है। अच्छा, इतर गोल टोपी देख लीजिए, इनामुद्दीन तो एक केस है ना, एवरेज 8 9 10 11 12 होते हैं। जिनके 3-4 है ना हमारी पीढ़ी में, तो उनको हम कहते हैं कि बस कर, अब कितने और करेगा। मतलब 3-4 तो वो भी कर रहे हैं, और यहां एक मेरे एक जानने वाले थे, उनका जवान बेटा 18 साल का हुआ, बड़ा मतलब डैशिंग पर्सनालिटी, 5 फुट 10-11 इंच हाइट, और जिम विम जाता था, पहलवानी भी करता था। उसकी डेथ हो गई, 18 साल का था। एक बेटी है उनकी 21-22 साल की, हस्बैंड वाइफ 50 साल के हो गए हैं उनका, और खूब पैसा है, मतलब बड़ा वेल ऑफ लाइफ जी रहे हैं, मतलब पैसों की दिक्कत नहीं है। एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में बड़ा घर है, अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, जमीन
पुश्तैनी है और अच्छी पर्सनैलिटी है, ठाकुर साहब हैं। एक ही बेटा था। अब उनसे पूछो ना तो एक ही बात कहते हैं, सबको सलाह देते हैं कि भैया एक बेटा है एक और कर लो, एक बेटी है एक और कर लो, कोई बात नहीं, सब पल जाते हैं। वो जो पलने पालने का कॉन्सेप्ट है ना, ये शहरी 1.5 BHK फ्लैट वालों की प्रॉब्लम है, गांव में तो आज भी कोई नहीं। एक प्रॉब्लम नन्हे पहलवान, एक प्रॉब्लम और है, ब्रांडेड पलाई चाहिए। हाँ जॉनसन से नीचे के साबुन से नहीं नहाएगा मेरा बच्चा। हगीज का डायपर चाहिए, वो दादी माँ के हाथ का बना, वो कॉटन के कपड़े का कटा हुआ पोतड़ा नहीं चलेगा। फुल टाइम मेड चाहिए 3 साल तक। ब्रांडेड स्कूल में पढ़ेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड लाइफ जिएगा। बाबा जी आपको किस्सा याद है, वो अमेरिका में एक कपल था, साउथ इंडिया का, बड़ा वेल ऑफ था, बड़ी अच्छी सैलरी थी, रिसेशन में नौकरी गई और पूरे परिवार के साथ आत्महत्या किया। और उसको जस्टिफाई किया, उसको जस्टिफाई किया। जी रुचि जी, जी आपको मैं बताऊं, मिडिल ईस्ट में जो है ना, जब अपने जो शेख वेख होते हैं, भाई उनके यहाँ तो शेख है, उनके रिवाज होता है कि हर बच्चे पे एक नैनी होती है। तो मान लो जो शेखा, जो मतलब जो उनकी वाइफ होती है, उनको शेखा कहा जाता है। तो शेखा के अगर 4 बच्चे हुए तो 4 नैनी, या 5-6 बच्चे तो 3-4 नैनी। तो वो नैनी क्या होती है कि वो पीछे पीछे वो नाइट सूट टाइप का कपड़ा पहने हुए, वो स्कूल भी जाती है तो बाहर बैठी रहती है। फिर टिफिन बच्चे का जब लंच टाइम होता है तो टिफिन लगा के, नैपकिन लगा के खाना खिलाती हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं। अब वो तो भाई मिडिल ईस्ट के वो तेल के कुओं वाले शेख है, तो उनको तो जमता है। अभी हमारे यहाँ क्या होगा, जो अर्बन उसमें बता रहे हैं, आजकल नैनी का रिवाज है। नैनी इसलिए नहीं कि वो औरत बच्चा नहीं पाल सकती, क्योंकि नैनी रखना स्टेटस सिंबल है। आप ननेव जी, आपकी जनरेशन के आप बड़े खुशकिस्मत है, आप ऐसी फैमिली में पढ़ रहे हैं। बट मैं जहां, मतलब मेरे सर्कल में भी बता रही हूँ, जहां जहां बच्चे हो रहे हैं वहां एक नैनी मैंडेटरी है। वो नैनी मैंडेटरी इसलिए है कि माँ जो क्या करती है, जब चलती है तो उसको बड़े ठसके से कहती है, नैनी बच्चा उठाएगी, नैनी बच्चे का डायपर, वो माँ नहीं चेंज करती बच्चे का डायपर, नैनी चेंज करती है। तो नैनी एक्चुअली स्टेटस सिंबल हो गया। अब वो जब हमारे मिडिल क्लास में घुस गया, अब इसलिए घुस गया है कि नैनी की जरूरत हो ना हो, लेकिन नैनी होने का मतलब है हम वेल टू डू हैं, हमारे पास एक नौकर है। मेरे फादर जो है, मेरे दादाजी की 2 शादी हुई थी। तो पहली शादी के से 3 बच्चे हुए, उसके बाद मेरी पहली दादी की डेथ होगी। उसके बाद जब दूसरी दादी आई तो वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। तो मेरे दादाजी ने उनको विद्या विनोदनी करके, ये करके वो करके, फाइनली उनके 7 बच्चे, 4 बच्चे अपने हुए। 7 बच्चों के बाद मेरी दादी ने हॉस्टल में जाके बीएड किया है और अपनी सारी पढ़ाई 7 बच्चों को पालते हुए, आप समझिए उस जमाने में मैं बात कर रही हूँ, इंडिपेंडेंस के टाइम की। उस समय एक औरत 7 बच्चों को लेते हुए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड एंड देन उसके बाद सरकारी नौकरी और फिर नौकरी। मेरी दादी और मेरी मम्मी साथ साथ रिटायर हुई आगे पीछे। तो देखिए ऐसा नहीं है, ड्रामा ना करे कोई कि बच्चे कैसे पलते हैं। मेरी फैमिली में एग्जाम्पल है, मेरी मदर वर्किंग मदर, मेरी दादी वर्किंग मदर, मेरी ताइयां, चाचियां, बुआएं, एवरी सिंगल वुमेन इन माय फैमिली इज वर्किंग मदर। अब हम बहस को असल में हम दूसरी तरफ नहीं बाबा जी, मैं एक और बात बता दूं। रुचि जी, मैं 6 महीने का था, महापुर में थे हमारे गांव में, और बाबा जी और मेरी मम्मी मुझे छोड़ के लोग दिल्ली चले गए थे। मेरी दादी बहुत लास्ट तक भी ताना मारती थी कि तेरे माँ बाप तो निर्दयी थे, 6 महीने का दूध मुहा बच्चा मेरी गोद में डाल के भग गए थे। आज कोई माँ बाप, पेरेंट सोच नहीं सकता कि अपने बच्चे को छोड़ दे दादा दादी के पास और हम चले जाए कहीं और। पता है क्यों? वो माँ इतनी पॉजिटिव है, वो अपने बेटे को छोड़ेगी। और अगर कोई मेरे हस्बैंड को बोले ना यार हम चलेंगे, तेरा बच्चा भी ऐसे चलेगा, डिवोर्स हो जाएगा इस बात पे। पर मेरा विषय, अब मैं विषय थोड़ा सा मूल विषय पे आ रहा हूं। बड़े ठसक से पूछा जा रहा है आपका बॉडी काउंट क्या है, और लड़के लड़कियों को प्रोग्राम किया जा रहा है कि दिस इज अनदर वे ऑफ अर्निंग, दिस इज द करियर। वर्कर बता दिया गया है, ऐसा काम करने वालियों को बोलो नो नो, दे टू डिजर्व रिस्पेक्ट, दे आर वर्कर्स, दिस इज अ करियर,
दिस इज द प्रोफेशन। और लड़कों को इस बात के लिए, लड़कियों को इसको एक करियर ऑप्शन के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। कहते हैं अरे पूरा वेस्ट करता है, पूरी पॉर्न इंडस्ट्री चल रही है, दे आर करियर वुमेन, दे आर रिस्पेक्टेबल वुमेन, सनी लियोनी इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल गर्ल। पूरा थाईलैंड और पता नहीं कौन कौन करता है भाई, उनके पेरेंट्स तैयार करके भेजते हैं। नंबर वन, लड़कियों को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि इसको भी एज करियर अपनाओ, पहली बात। और लड़कों को यह प्रमोट किया जा रहा है कि अपनी होने वाली बीवी का बॉडी काउंट मत गिनो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे से पहले कितने लोगों के साथ लिव इन में रही है, चलता है। इट वॉज हर बॉडी हर चॉइस, आज तुम्हारे साथ है, बस इतना ही बहुत है। लड़कों को इस बात के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, लड़कियों को इस बात के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। रुचि जी, बाबा जी प्रोग्राम आप नहीं बिल्कुल सही करना कह है, रहे हैं। प्रोग्राम हो चुके हैं, कोई बात ही नहीं करता। आप ये सोच रहे हैं कि ये अगर काम हाई क्लास में हो रहा है, मैं आपको अपने आसपास का किस्सा बता रही हूँ। मतलब वर्कर, ब्लू कॉलर टाइप, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, उसमें हस्बैंड को मालूम है कि वाइफ इज गोइंग अराउंड, कई सारे एक साथ कई लोगों के साथ संबंध है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है कि ये हो रहा है मेरी नाक के नीचे, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, मैंने एक दिन उनको बोला कि भैया थोड़ा देखो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। कह रहा हमें सब पता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि या तो 2 बच्चे फेंक जाएगी हमारे मुंह पे, या थाने कचहरी में पहुंच जाएगी। क्या करें बताइए, चॉइस का। ये आप हाई क्लास छोड़ दीजिए, ये नीचे वाले लेवल पे आ चुका है ये बात। अब वुमेन वॉन्ट्स, उसके मतलब फ्रीडम का यही है, वो बच्चे 1 हो 2 हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, 40 साल की हो, 40 वो और है 30-40 साल की, वो अपने हस्बैंड के सामने बाइक पे बैठ के दूसरों के साथ जाती है, कहती है कि तेरे को क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो ला रही हूँ ना घर में मैं। और 3 लड़कियां हैं उस औरत की, 3 लड़कियां, वो लड़कियां भी तो वही करेंगी जो माँ कर रही है, कैसे रोकेगी। नन्हे पहलवान, आप ये कह रहे हैं कि नई जनरेशन ने स्वीकार कर लिया है? 100% एक्सेप्टेंस है, 100%, 99.999 नहीं कह रहा हूं, सबने स्वीकार कर लिया है। सबको पता है कि वो जमाने गए। अब तो एक जोक चलता है, इस जोक को इस पटल में मैं बोलूंगा नहीं। मतलब सर आपको पता है, ये जो लड़कियों में जनरेशन की जिसकी बात कर रहे हैं, उस जनरेशन में ये है कि मेरे जब ये सब बातचीतें होती रहती हैं, तो उसमें लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी खुल के ये बोला है कि एज लॉन्ग एज ही और शी इज नॉट चीटिंग मी इमोशनली, इट्स फाइन, फिजिकल इज फाइन, बस इमोशनली तो चीट नहीं कर रहे ना, इमोशनली तो उसी के साथ है। जैसे कि वो दीपिका पादुकोण ने कहा था, व्हेनेवर जब मैं दूसरों के साथ होती थी तो मुझे उनमें रणवीर दिखता था। तो वो हो गया जनरेशन, वो एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने कि ठीक है हम इमोशनली तुम्हारे साथ है, फिजिकली क्या फर्क पड़ता है किसी के भी साथ हो। रुचि जी, हमें 9 बजे असल में लाइव स्टार्ट करना है, तो नन्हे पहलवान आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए और आप लाइव शुरू कीजिए, तब तक मैं ज्वाइन करता हूं। नन्हे पहलवान का कंक्लूडिंग रिमार्क। बाबा जी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, इन सब चीजों ने ना बहुत फर्क डाला है। और इस पे आज हम लाइव पे भी बात करेंगे। रुचि जी, अगर आप जुड़ना चाहे तो लाइव पे भी जुड़ सकती हैं हमारे साथ। मैं आपको सच बता रहा हूँ बाबा जी, हमारी जनरेशन तक फिर भी बात होती थी वर्जिनिटी, कुंवारापन, ब्रह्मचर्य की। अब तो अगर कोई लड़की सच में अगर वर्जिन है ना, तो उसकी फ्रेंड्स 16-16 साल की, मैं अडल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 18 प्लस की नहीं बात, मैं 16-15 साल की लड़कियों की बात कर रहा हूं, वो पूरे ग्रुप का सबसे मतलब वो सेंटर पॉइंट हो जाती है मजाक उड़ाने का। और इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ओ शी इज सो नेब, अरे ये तो क्यूटी पाई है, ये तो भोली भाली है। उसको इतना प्रेशराइज कर देती हैं उसके फ्रेंड्स और उसका फ्रेंड सर्कल। और मैं बताऊं जी, आजकल तो लड़के लड़कियों में एकदम कॉमन हो चुका है। मतलब समझदार बच्चा 18 साल का इंतजार कर रहा है, नहीं तो 15-16 साल में शुरू हो जा रहे हैं।
वो ओरल हो सकता है और वो पेनिट्रेशन हो चाहे ना, वो बात करते हैं, लेकिन हो रहा है, सरेआम हो रहा है जी। तो नन्हे पहलवान आप लाइव की तैयारी कीजिए, मैं रुचि जी के साथ इस चर्चा को कंक्लूड करके ज्वाइन कर रहा हूं 1-2 मिनट में। तो रुचि बात यह ना, मुझे दिक्कत यह है, अभी नन्हे पहलवान कह रहे थे जी समाज ने स्वीकार कर लिया है, पर अभी भी ओपनली चर्चा कम से कम नहीं करते हैं, परंतु इसे जनरलाइज करके इसे नॉर्मल बिहेवियर बनाने की कोशिश हो रही है ऐसे पॉडकास्ट के द्वारा। ये वड़ा पाव गर्ल ने जो ये बात कही है, इसको नॉर्मल के नहीं यही नॉर्मल है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एबनॉर्मल है। जी सर, एबनॉर्मल हो चुका है। टू बी डिवोटेड, टू बी स्टिक टू वन पार्टनर, ये एक एबनॉर्मल चीज हो चुकी है समाज में। आजकल शादी के पहले वो जो था ना कि भाई किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। इनफैक्ट आपको मैं जो किस्से आपको बता रही हूँ वो मेरे बात किए हुए, देखे हुए, मैं किसी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो कॉन्टेक्ट्स में है लोग, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इट्स बेटर कि शादी के पहले वो किसी के रिलेशनशिप में रहे हों, एटलीस्ट दे आर एक्सपीरियंस्ड। लड़कियां एक बहुत, लड़की की बात बता रही हूँ मैं, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है, मतलब सेमी ऑर्थोडॉक्स है, पेरेंट्स अभी भी ऑर्थोडॉक्स है, लड़की अभी भी फॉरवर्ड है। तो उसने तो साइलेंटली मुझे बताया कि भाई मैं तो ना पहले शादी के पहले लड़के को मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर समझ में आया फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो करूंगी शादी, में तो नहीं। सारी जिंदगी मैं फिर अनसेटिस्फाइड थोड़ी रह सकती हूँ। तो पहले मैं, आपको ये ना हो ना, नॉर्मल हो चुका है, ये आ चुका है सोसाइटी में। आपको हमको थोड़ी बताएंगे लड़के लड़की, वो जब आपस में बात करते हैं ना, जब पहले बार इवन अरेंज मैरिजेस में भी जब मिलाया जाता है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम कपल्स आजकल अरेंज मैरिजेस में दे गो फॉर प्री मैरिजल सेक्स, हो जाता है, दे डोंट वेट। अगर मान लो 2-4 महीने शादी में हुए, बीच में एंगेजमेंट हुआ या थोड़ा सा समय है बीच का, तो वो जो समय में अक्सर करके अगर उनके पास एक्सेसिबिलिटी है या पहुंच सकते हैं एक दूसरे के पास या कुछ है, तो वो हो जाता है। और उस समय में अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी ये बात हुई कि, तो फिर वो शादी तोड़ भी देते हैं। बहुत टाइम बदल चुका है इसको। रुचि जी विषय बड़ा गंभीर है, और ये तो बहुत गंभीर, ये तो समाज में इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। मुझे 9 पेरेंट्स बजे कुछ असल नहीं में कर पा रहे हैं सर, पेरेंट्स के हाथ से निकल चुका है ये मामला, पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि मुझे पेरेंट्स भी अब आधे आधे रह गए ना। जी जी, सर। मुझे अपने लाइव को ज्वाइन करना है, 1 मिनट ऑलरेडी मैं लेट हूं। आपने समय दिया इसके लिए आभार। इस विषय पे दोबारा फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक जय यू श्री सर, राम। थैंक यू सो मच। राम राम, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।